अस्सलाम वालेकुम। दिन भर के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे अहम समात के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समात जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने यह समात की। बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश किया गया। अदालती मुअव्विन फारूक एस नाइक ने तहरीरी मारूजात अदालत में पेश की, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने मारूजात अदालत में जमा कराने की हिदायत की। फारूक एस नाइक ने बताया कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट को सपोर्ट कर रहा हूँ। बानी PTI के वकील ख्वाजा हारिस रोस्ट्रम पर आए तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, बताएं कौन सा बुनियादी हक नैब तरमीम से मुतासिर हुआ, जबकि वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि मरकजी केस में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी तफसील से बता चुका हूँ। और नैब तरमीम आर्टिकल 14, 9, 25 और 24 की खिलाफ वर्जी है, जबकि वफाकी हुकूमत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तरदीद में इजाफी दस्तावेज़ात अदालत में जमा करवा दी। इन दस्तावेज़ात के साथ ही अडियाला जेल में वकला से मुलाकात की तस्वीर भी शामिल हैं और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल में क्या क्या सहूलियात मुहैया की गई हैं, इस हवाले से भी इन डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है कि वो जेल में किन सहूलतों से जो है वो इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। ये अहम समात हुई और इस समात में अहम रिमार्क्स भी दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। इस समात का मजीद अहवाल जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ कामरान खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कामरान, बताइएगा कि आज की समात में क्या क्या दलाइल पेश किए गए, कार्रवाई के बारे में डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए ये बुनियादी तौर पर केस है नैब तरमीम से मुतालिक, और ये जो नैब तरमीम की गई थी उसमें मैं बैकग्राउंडर बता दूं कि ये इसको चैलेंज किया गया था और बानी PTI ने ये नैब तरमीम जो है वो इस बुनियाद पर चैलेंज की थी कि इससे करप्शन को प्रोटेक्ट करने का दरवाजा जो है वो खुलेगा, यानी कि जो जितने भी करप्ट होंगे ओहदेदारान उनको इसमें प्रोटेक्शन दी जा रही है इन तरमीम के जरिए। इसलिए इनको चैलेंज किया गया था कि ये इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं और ये जो खासतौर पर एहतसाब का जो कानून है उसका एहतसाब को बजाय कि एहतसाब करने के ये एहतसाब जिसका एहतसाब होना होगा उसको एक किस्म की प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो ये तरमीम जो है ये मुख्तलिफ 3 मराहिल में जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और इनको एक पैकेज के तौर पर चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और आज उसी केस की जो है ये समात है। इससे पहले कम से कम इस केस की 50 से ज्यादा समातें जो हैं वो हो चुकी हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि आज की समात में भी जो यानी कि जो हुकूमती वकील थे उन्होंने अपने दलाइल जो थे वो जारी रखे हुए थे और उनका ये कहना था कि ये जो तरमीम थी इनके पीछे जो स्प्रिट है वो ये थी कि वो करप्शन को प्रोटेक्ट करना नहीं था बल्कि लूटी हुई दौलत को वापस लाना जो था ये इसकी असल मंशा था, इसलिए इसको उस तनाजुर में देखा जाए। खैर, इस केस की सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो पिटीशनर है, अगर हम आज की समात की बात करें तो आज की समात में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए और उनके हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने बयान दिया है कि वकला से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जिस पर विफाकी हुकूमत ने अपना जवाब जमा करवाते हुए तस्वीर जारी की हैं। इस पर अदालती रिमार्क्स क्या थे? जी बिल्कुल, देखिए ये गुज़िश्ता समात पर ऐसा हुआ था कि खुद चीफ जस्टिस ने जब उनको मौका दिया था बोलने का तो उस वक्त उन्होंने बानी PTI ने ये शिकायत की थी कि एक तो उन्हें जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है और दूसरा उनका ये कहना था कि उनको जो मुलाकात है उसकी इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही, उनके वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा, जो कि बहुत जरूरी है। खासकर इस केस में भी उनका ये कहना था कि उन्होंने अगर अपने दलाइल मुरतब करने हैं तो वो उसके लिए वो जरूरी है कि उनके अपने वकला से मुलाकात कराई जाए। तो इसके ऊपर आज जब ये केस की समात चल रही थी तो वफाकी हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर एक पूरी नई एप्लीकेशन इन सबूतों के साथ और इन तस्वीर के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई, जिसमें कि ये इन इल्जामात को रद्द किया गया कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है और उन्हें बुनियादी सहूलतें जो हैं वो नहीं दी जा रही और ये कि उनको उनके वकला से मुलाकात नहीं कराने दी जा रही। इस हवाले से न सिर्फ तस्वीरी सबूत पेश किए गए बल्कि ये तमाम जो जिन से उनकी मुलाकातें होती रही हैं और जब मुलाकातें होती रही हैं वो तमाम जो है उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो आज अदालत में जमा कराया गया, जिसका मकसद ये था कि उनकी बानी PTI ने जो इल्जामात लगाए थे कैद तन्हाई वाले और मुलाकात की इजाजत ना देने वाले, उन इल्जामात की तरदीद की गई और उस पर हुकूमत ने बताया कि जो सहूलियात दी जा रही हैं वो बिल्कुल ये कि बुनियादी जो जेल मैनुअल्स हैं उसके मुताबिक भी दी जा रही हैं, बल्कि उससे बढ़कर अदालती अहकामात की रोशनी में भी जब अदालत ने
ने उनको बानी पीटीआई को सहूलियात फराहम करने का कहा, उनको वो सहूलत जो है वो अदालती फैसले के मुताबिक मनोअन जो है वो उनको फराहम की गई है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर तस्वीरी सबूत जो है वो पेश किए, जिसमें बताया गया कि उनको बानी पीटीआई को जेल में जो है वो एक्सरसाइजिंग मशीन जो है वो भी उनको अवेलेबल है। इसके अलावा उनके लिए टीवी की सहूलत मौजूद है, उनको अखबारात दिए जाते हैं, उनको राइटिंग टेबल जो है और चेयर जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा उनके लिए किताबें बाकायदा बताया गया कि उन्होंने जो जिस किताब की फरमाइश की थी वो किताब जो है वो उनको मुहैया की गई है। और इसी तरीके से उनकी जो खाने पीने की जो रोजमर्रा के जो मामूलात हैं उस हवाले से भी जो उनकी डिमांड होती है उसके मुताबिक उनको पूरा किया जाता है। तो बुनियादी तौर पर यह मकसद ये था हुकूमत का कि जो एक गलत बयान जो था वो बानी पीटीआई की जानिब से गुज़िश्ता समात पर सामने आया था, उसका हुकूमत ने यह जवाब दिया है कि हकीकत जो है वो ये है। ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद थे और आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से तमाम तरह में डिटेल्स बता रहे थे। कामरान, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इंसानी स्मगलिंग केस में पाकिस्तानी समाजी रहनुमा सारिम बरनी, जिन्हें कल FIA ने हिरासत में लिया था, उन्होंने गलती तस्लीम कर ली है। सारिम बरनी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह सारिम बरनी के खिलाफ FIA के ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में पाकिस्तान से बच्चों को अमेरिका स्मगलिंग के इल्ज़ाम में FIR दर्ज कर ली है, जबकि FIR में हयात नामी नौमौलूद बच्ची को अमेरिका स्मगल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। FIR के मुताबिक सारिम बरनी ने गुज़िश्ता एक साल में 20 नौमौलूद बच्चों को अमरीकी वालिदैन को गोद देने के नाम पर स्मगल किया। इन बच्चों में 15 से ज़ायद बच्चियां हैं। FIA हुक्काम के मुताबिक सारिम बरनी के हवाले से अमरीकी इदारे भी तहकीकात कर रहे हैं, जिनका मुंतकिल किए गए बच्चों का रिकॉर्ड सिफारत खाने से FIA हुक्काम को भी फराहम किया गया है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार जाफरी साहब, जो कि साबिक डायरेक्टर जनरल FIA हैं। बहुत शुक्रिया अम्मार साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि FIA इस सिलसिले में काम कर रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल जो है वो कार्रवाई कर रहा है इस सिलसिले में, क्या कानून होता है, किस तरह से जो है ये प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाता है, खुसूसन अब ये जो सारिम बरनी है चूँकि ये समाजी कामों में भी खासे पेश रहे हैं और अब इनके खिलाफ तहकीकात शुरू हुई हैं, तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? अच्छा, इसमें गुजारिश ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो दो तरह की होती है। एक तो ये होती है जो ट्रैफिक हो रहा है पर्सन, उसको इल्म हो के मैं ट्रैफिक हो रहा हूँ। एक है कि उसको इल्म ही ना हो कि मेरी ट्रैफिकिंग हो रही है। पहली बात तो इसमें बुनियादी फ़र्क किया है। चूँकि नौमौलूद बच्चा तो इनोसेंट होता है, उसको नहीं पता होता कि ही और शी इज़ बीइंग ट्रैफिकिंग, तो उसमें ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें अहम ये है कि ये जो अमेरिकन गवर्नमेंट से जो मालूमात मिल रही है या देख रहे हैं, उसमें इसमें पैसा इन्वॉल्व है। अब देखना ये है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है इसकी। जो भी कुछ मालूमात है वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। मेरी इत्तला के मुताबिक उनकी इन्वेस्टिगेशंस में ये बताया गया है कि ये 3000 पर चाइल्ड लेते थे ह्यूमन ट्रैफिक, इसको बच्चे को देने का। अच्छा, बच्चे को अडॉप्ट करना कुछ जरूर नहीं है, मैं समझता हूँ। अच्छा अम्मार जाफरी साहब, अगर हम बच्चों को अडॉप्ट करने के कवानीन की बात करें तो हर मुल्क में डिफरेंट कवानीन होते हैं, उनके कुछ डिफरेंट असूल होते हैं। तो ज़रा बताइएगा कि ये क्या कानून है, किस तरह से बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है पाकिस्तान में, इस हवाले से क्या प्रोसीजर है अगर उन्हें किसी ऐसे। हाँ जी, बिल्कुल सही है। आमतौर पे जिनके बच्चे नहीं होते वो दूसरों के बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। आमतौर पे ये होता है कि जो बच्चे का पेरेंट होता है वो खुद कहता है कि जी मेरे बच्चे मेरा बच्चा या बच्ची जो भी है वो अच्छे माहौल में पलेगा। लेकिन उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई है कि वो लिख के देते हैं कि हम अपने इस बच्चे को इन पेरेंट्स को दे रहे हैं कि वो इन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करें। तो वो ज़ाहिर एक नेचर का निज़ाम है, वालिदैन तो वालिदैन होते हैं। अच्छा, नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक उस बच्चे की जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्चुअल पेरेंट्स के साथ होती है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है। अच्छा। उस केस में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। उसमें पेरेंट्स अपनी मर्जी से, अपने माली हालात की वजह से या किसी वजह से वो अपने बच्चे को अपनी रजामंदी से
इस केस में भी नेचुरली बच्चा रजामंदी से जाता होगा, लेकिन इस जो अपरेंडिंग नजर आता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सारी बातें अभी प्री मेच्योर हैं, इसकी प्रोसिक्यूशन में जाना है और ये बहुत बड़ा केस है। मैं समझता हूँ इसमें इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, कि अगर ये जिस तरह के बताया जा रहा है कि उसके मुताबिक है, तो ये फिर बहुत बड़ी ज्यादती है हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ, कि यहाँ से एक छोटा बच्चा जाता है और जो इतलात के मुताबिक यहाँ से भेजने वाले जो है वो $3000 लेते थे और वहां पे पेरेंट्स को हैंड ओवर करने वाले $9000 लेते थे उनसे। इसका मतलब है ये तो एक रेगुलर बिजनेस हो गया, तो ये विच इज नॉट फेयर, मैं समझता हूँ। हमारे तो साथ ये जो आप बात कर रहे हैं कि पैसा इसमें इन्वॉल्व है, बेसिक जो इसमें अगर इल्ज़ाम है तो वो ट्रैफिकिंग के हवाले से वो ये है कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, बच्चों को बजाय गोद देने के उन्हें फ़रोख्त किया जा रहा था, इस हवाले से तहकीकात होंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात है। और इसके अंदर ऑन पे एक ही पेज पर है अमेरिकन गवर्नमेंट भी, जो उन्होंने मालूमात की है, इन्वेस्टिगेशन की है, और पाकिस्तान का इदारा जो FIA है वो अंडर ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट इसको रजिस्टर किया गया केस को। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों के अंदर चीज़ें और अनफोल्ड होंगी। और एक और जो मुझे बात समझ में आती है कि अब ये पाकिस्तान के ऊपर जो भी हमारा इंटरनेशनल बदनामी का रीज़न है, ये भी बन जाएगा कि जी यहाँ से छोटे बच्चे, बड़े तो सोचते देखते थे ना कंटेनर में बंद होके जा रहे हैं, किश्तियाँ डूब रही हैं, वो रोज़ दिखाते हैं लोग। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर हमारे मीडिया को बाकायदा इन चीज़ों को प्रोपेगेट करना चाहिए कि दिस इज इलीगल। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी सोच के मुताबिक अगर ये बच्चे चाहे अडॉप्शन लॉ में जा रहे थे, तो बाकायदा यहाँ पर जो भी स्टाम्प वगैरह लिखा जाए कि ये बच्चा जिसके कानून साजी तो होती है, उस कानून पर अमल करवाना, लोगों को शऊर आगाही देना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। बहुत शुक्रिया। अम्माद जाफरी साहब, साबिक डायरेक्टर जनरल FIA हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से बात कर रहे थे। तो नाज़रीन, दिन भर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि शाहीन आज अमेरिका के शहर डेलस में अमेरिका पर कारी ज़र्ब लगाने के लिए तैयार हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज अपना पहला मैच भारत से कबल अमेरिका के साथ खेलेगा, जबकि पाकिस्तानियों ने बाबर और मोहम्मद रिजवान रिवायती जोड़ी से अच्छी आगाज़ की उम्मीदें बांध ली हैं। मिडिल ऑर्डर की गफलत से निकल कर बड़े स्कोर की कोशिश करना होगी, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गलतियों से सीखना और खुद एतमादी के साथ बैटिंग और बॉलिंग पर तवज्जो देना होगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये यकीनन अहम मैच होगा अमेरिका के साथ पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा हादिया फयाज़। हादिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, यकीनन पाकिस्तान के लिए अहम मैच है, अमेरिका ने कनाडा को जो है वो शिकस्त दी थी और ये खतरे की घंटी थी कि वो टीम जो कि फ़र्स्ट टाइम खेल रही है वर्ल्ड कप और उसने शिकस्त दे दी है, कितना जो है वो इम्पॉर्टेंट ये मैच होगा और पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आज का मैच हम बिल्कुल भी हल्का नहीं ले सकते। पाकिस्तान टीम को आज के मैच को भी उसी तरह देखना चाहिए जिस तरह वो अपनी बाकी बड़ी टीम्स के साथ देखते हैं, क्योंकि अगला मैच जो होगा वो इंडिया के खिलाफ है और वो बहुत बड़ा टाकरा होता है, दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा होता है, पाक भारत टाकरा। उससे पहले आज मैच हो रहा है अमेरिका के खिलाफ, और अमेरिका के खिलाफ भी बिल्कुल भी किसी भी प्लेयर को हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टीम्स वहाँ पे खेलने आती है और जिस तरह की वहाँ पे पिचेस हैं, कभी भी कोई भी बॉल बाउंस कर जाता है, कभी भी कहीं पे भी पिचेस इस तरह की हैं, ग्राउंड्स इस तरह की, आउटफील्ड इस तरह की है कि काफ़ी ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड भी हो रहे हैं। तो अपना सबसे ज़्यादा तो ख्याल भी प्लेयर्स को रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह कल मैच हुआ था, रोहित शर्मा रिटायर्ड होकर बाहर चले गए थे, बॉल लग गई थी, क्योंकि जो फास्ट बॉलर्स खास तौर पर जिस तरह की पिच है उस पर जब बॉल गुड लेंथ से भी पड़ के बाहर जाता है तो वो हवा में जाके अलग तरीके से ही बाउंस करता है और वो एक प्लेयर्स के लिए ना काफ़ी अनफॉर्चुनेट होता है। ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर बात करें हम पाकिस्तान टीम की लाइनअप की, तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, अगर स्टार्ट से यही खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे, नीचे से मिडल ऑर्डर उस्मान खान, और आगे आ जाते हैं हमारे पास आजम खान को भी अगर खिला लेते हैं तो आजम खान, फिर इफ्तिखार अहमद। तो अच्छा, तगड़ी है पाकिस्तानी टीम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अमेरिका की टीम की बात करें तो उनकी टीम में कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि खतरे की घंटी हो सकते हैं? हम किसी भी टीम को ना हल्का नहीं ले सकते किसी भी मैच में। हम जैसे हमने देखा होगा आयरलैंड में भी, आयरलैंड से हम अपने एक मैच हार गए
हम किसी भी टीम को किसी भी पॉइंट पे हल्का नहीं ले सकते। अमेरिका में ही उनके होम ग्राउंड में मैचेस हो रहे हैं, अमेरिका की टीम है, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो इस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। इंडियंस और पाकिस्तानी भी हैं। हाँ जी बिल्कुल, इंडियंस भी हैं और पाकिस्तानी भी, और ये एक मिक्सचर है जो पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो तो कुछ सोने पे सुहागा ही कर सकते हैं। और पाकिस्तान को ध्यान रखना चाहिए, खतरा है पाकिस्तान टीम के लिए, पर अगला मैच है इंडिया के खिलाफ, आज एक अच्छा कॉम्बिनेशन सेट हो जाए ताकि वही प्लेइंग 11 आगे इंडिया के खिलाफ मैच मैदान में उतर सके। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जितने भी मैचेस हो चुके हैं उनको अगर देखा जाए, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पहले बैटिंग करना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा या पाकिस्तान को पहले बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए? टॉस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिस तरह की पिचेस हैं बॉलिंग पहले करनी चाहिए। टॉस जीतकर जो टीम टॉस जीत रही है ना, उनके ज़्यादा चांसेस हैं वो मैचेस जीत सकें, और आज अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो ज़्यादा एडवांटेज पाकिस्तान को जाएगा। ऑब्वियसली वैसे थोड़े से है, बैलेंस कम है, पाकिस्तान ज़्यादा फेवरेट है टीम, तो उस लिहाज से अगर पाकिस्तान आज पहले बॉलिंग करता है तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पिचेस इस तरह की हैं, लो स्कोरिंग टोटल मैचेस हो रहे हैं, और अगर आप बॉलिंग से पहले पकड़ लेते हैं, प्लेयर्स को आउट कर लेते हैं जल्दी, तो पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। चलें, उम्मीद करते हैं कि आज एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, और डेफिनेटली इंडिया के साथ जो बड़ा मैच है उससे पहले ये एक अच्छा प्रैक्टिस मैच साबित होगा टीम के लिए। बहुत शुक्रिया, हादिया फयाज हमारे साथ मौजूद थी और इस मैच के हवाले से गुफ्तगू कर रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। क्रिकेट की तो बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बड़ी ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं। और जब बड़ी ईद का जिक्र होता है तो जो सबसे ज़्यादा शॉपिंग होती है वो जानवरों की होती है। तो लाहौर के 8 मुख्तलिफ मकामात पर ईद उल अजहा के लिए मवेशी मंडियाँ ज़िशान सज गई हैं। जी हाँ बिल्कुल, मोहम्मद लुकमान हमारे नुमाइंदे, उन्होंने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है इन मंडियों के हवाले से, वो आपको दिखाते हैं। मौके पर जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए लाहौर में 9 मंडियां लगाई जा रही हैं। इनमें से एक मंडी तो शाहपुर कांजरा जो कि पूरा साल ही चलती रहती है। इसको मैं शाहपुर कांजरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे इस वक्त जो है हज़ारों जानवर आ चुके हैं। लोगों की क्या मुश्किलात हैं, क्या आसानी से जानवर मिल रहा है, कीमतों की क्या कैफियत है, आवाम से जानते हैं। मंडी बहुत तेज़ जा रही है इस वक्त, 4 लाख 5 लाख मांग रहे हैं, इतना को होता नहीं जितना मांग लेते हैं। चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है यहाँ पर। कौन से वाइड हुआ है इस वक्त, टू मच कॉस्टली है। तो फॉर एग्जांपल है वो 2 लाख का बैठा है तो वो 5.5-6 लाख रुपये मांग, तो हर बंदा ना अपने हिसाब से यहाँ बैठा हुआ, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मंडी के जो हालात चल रहे हैं, बहुत हाई मंडी जा रही है इस टाइम, जिसकी वजह से गरीब अमाम तो वैसे ही मरा हुआ है, अमीर भी साथ साथ मरता जा रहा है। 3-4 मन का वो भी 5-6 लाख पे पहुँचा हुआ है। इसी वजह से कोई अभी सिस्टम ही नहीं है मंडी में। 2.5-3 पिछले साल की निस्बत जो ना तकरीबन 70% अप है रेट। आप ये 1000 रुपया अड्डे का ले रहे हैं, 1000 रुपया जानवर का, और दूसरा 300 रुपया लग, 300 रुपया गाड़ी का, वापसी निकलने का 1500। ईद उल अजहा के करीब आते ही जहाँ जानवरों के खरीदो फरोख्त में इजाफा होता है, वहीं पे जानवरों को सजाने के लिए सजावटी सामान भी बिकना शुरू हो जाता है। आवाम से बात करते हैं कि वो क्या खरीदने के लिए आए हैं और इस बार क्या रेट है। अद्धो अध किहड़ी महंगाई वध है, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 100 ਦੀ ਗਾਨੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ 200 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ 150 ਪੌਣੇ 200 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਪਰਚੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ 100% ਸੀ, ਹੁਣ 25% ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਗਾਹਕ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ। पिछले साल तो 20 रुपये जोड़ा के मिलता सी 20 रुपये का, हूँ 50 रुपये का। आ चलिया 400 का सी, हूँ 500-600 का। महंगाई की होगी बाकी इतने मंडी का किराया, पर्ची, पानी, नहावन, वो भी अरशाही मुल दी। ट्रैफिक इधर भाई तो ठीक है, ये अंदर जाम हुई है साहब, ये सब जाम है, अंदर वाली जाम है। गाड़ी है जो तकरीबन घंटे में एक बाहर निकलती है मेन रोड पे। ये यहाँ तक ये है कि इसका तकरीबन पिछले साल की निस्बत 50 से 75% कीमतें ज़्यादा हैं। दूसरी बात जो उनका जो शिकवा है वो ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम इतना बुरा है कि मंडी में दाखिल होने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए। जी, तो लाहौर से हमें मोहम्मद लुकमान तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे। लाहौर के बाद रुख करते हैं कराची का। तो कराची में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं, लेकिन व्यापारी कहते हैं कि शहरी आ रहे हैं लेकिन वो जानवर नहीं खरीद रहे। जी हाँ बिल्कुल, हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। हबीब, क्या सूरत हाल है यहाँ पर?
बिल्कुल जी, देखें शहर कायद में इस बार छोटी बड़ी 22 मवेशी मंडियां जो हैं वो सजाई गई हैं। कोरंगी में कायम एक मंडी में मौजूद है और यहाँ क्या सूरत हाल है, एक व्यापारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद, थोड़ी बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, शहरियों का एक बड़ी कंप्लेन हो रही है कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा रेट ऊपर हो गया है, तो कितना फ़र्क कितना आया हुआ है, कोई आप लोगों के मुताबिक कितना फ़र्क आया पिछले साल के मुकाबले? अगले साल में मकसद जो था ना, खाद की ज़्यादा ज़रूरत थी, मिशन जानवर जिसके मर रहे हैं तो वो बेच रहे थे। उस जैसे साल अगले साल में जो जानवर हम व्यापारी को कम रकम में मिले हैं, इस साल जो रकम डबल में मिले हैं। मकसद जो है ना, 2 गुना बढ़ेगा तो मकसद इधर भी 2 गुना बढ़ना चाहिए, इस वजह से मकसद जानवर थोड़ा महंगा है। बिल्कुल जी, देखें व्यापारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि जो जानवरों को मवेशियों को दी जाती है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो उसके वजह से तमाम तर जो मवेशी हैं उनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। मगर कोशिश होती है कि अच्छा सौदा बन जाए और ना सिर्फ व्यापारी बल्कि जो ग्राहक यहाँ खरीदारी के लिए आ रहे हैं वो भी खुश होकर जाएँ। जी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मुल्क भर में महंगी बिजली से परेशान बिजली सार्फिन की बड़ी तादाद सोलर तवानाई के हुसूल के लिए सरगर्दा है। एक साल के दौरान सोलर सार्फिन की तादाद में 60% से ज़ायद इजाफा हो चुका है और ये तादाद 55,000 से बढ़कर 1,20,000 हो चुकी है। इस वक्त सोलर से पैदा होने वाली बिजली नेशनल ग्रिड में नेट मीटरिंग से 2,000 मेगावाट के करीब शामिल हो रही है। दूसरी जानिब गुज़श्ता साल की निस्बत बिजली की तलब में 5,000 मेगावाट कमी के बावजूद लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक गुज़श्ता साल बिजली की तलब 28,000 मेगावाट थी, जो रवा साल कम होकर 23,500 मेगावाट रोजाना रही। सोलर से पैदा होने वाली बिजली यानी नेट मीटरिंग सार्फिन पर हुकूमत ने कैपेसिटी चार्जेस आयद करने का फैसला कर लिया है। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान आवाम की बड़ी तादाद ने सोलर पर सरमायाकारी करते हुए घरों में पैनल्स लगवा लिए हैं, जिसे हुकूमत ने अब रेगुलेट करने का फैसला किया है। जी हाँ, पावर डिवीजन ने नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम पर काम शुरू कर दिया है। नेट मीटरिंग से हासिल होने वाली बिजली को नेशनल पूल में भेजा जाएगा और उस पर कैपेसिटी चार्जेस आयद किए जाएंगे, जबकि नेट मीटरिंग के जरिए खरीदी जाने वाली बिजली के निर्ख को भी हुकूमत ने 50% कम करने पर गौर शुरू कर दिया है। पावर डिवीजन जुलाई में नेपरा में नेट मीटर रेट पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर करेगा। रेट कम होने से सोलर पर सरमायाकारी करने वाले सारिफ की सरमायाकारी 3 साल की बजाय 7 साल में पूरी होगी। दूसरी जानिब आइंदा माली साल के बजट में सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जिसके बाद सोलर मार्केट में दुकानदारों और ज़ख़ीराअंदोज़ों ने सोलर अशिया की सेल्स में कमी कर दी है और बजट के मुंतज़िर हैं, जिसकी वजह से सोलर पैनल समेत तमाम दरामदी सामान महंगे दामों फरोख्त होने लगा है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक का कहना है कि सोलर सिस्टम पर टैक्स लगाने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई, ना ही नेट मीटरिंग के किसी मुआहदे पर नज़रसानी की जा रही है। पॉलिसी में कोई तब्दीली हुई तो वज़ीर आज़म की मुशावरत से की जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि सोलर पैनल्स पर अब सेल्स टैक्स लगाने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने सोलर पैनल्स और दीगर जो अशिया हैं उन्हें अब ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया है, जो कि महंगे दामों फ़रोख्त की जाएंगी बजट आने के बाद। जबकि नेट मीटरिंग के हवाले से भी मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। अब देखना यह है कि इस हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम सामने आते हैं हुकूमत की जानिब से, क्योंकि नेट मीटरिंग रेट के हवाले से भी नज़रसानी की बात की जा रही है कि जो 2,000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो रही है सोलर के ज़रिए, उस पर अब क्या रेट लागू किए जाएंगे और कैपेसिटी चार्जेस जो सार्फिन पर आयद किए जाने हैं वो किस हद तक जो है वो आयद किए जाते हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान आवाम की जानिब से सोलर एनर्जी में भरपूर सरमायाकारी की गई है। लोगों ने सोलर पैनल्स ना सिर्फ घरों पर बल्कि अपने जो दीगर कमर्शियल सार्फिन हैं उन्होंने भी सोलर पैनल्स नस्ब करवाए हैं, जिसके बाद अब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि इस सेक्टर को भी रेगुलेट किया जाएगा। खुसूसन आने वाले बजट में इस पर सेल्स टैक्स जो है वो आयद की जाने की बात की जा रही है। जबकि पावर डिवीजन ने नेट मीटरिंग कवानीन तरामीम पर भी अब काम शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद क्या इक़दाम उठाए जाते हैं। आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात भी करेंगे और जानेंगे कि हुकूमत की इस हवाले से क्या पॉलिसी है। दिन भर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आलमी यूनिवर्सिटीज़ की दर्जाबंदी करने वाले इदारे QS ने दुनिया भर में जामियात की दर्जाबंदी 2025 जारी कर दी है और इस दर्जाबंदी के मुताबिक पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की 300 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में जगह बनाने में नाकाम रही है। सिर्फ पाकिस्तानी जामियात ऐसी हैं जो कि 400 जामियात में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं और सिंध और बलूचिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जो दुनिया की 1000 यूनिवर्सिटीज़ में जगह बना सकी है। दुनिया की 10 बेहतरीन जामियात की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है।
जी हाँ, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका पहले, इंपीरियल कॉलेज लंदन बरतानिया दूसरे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया तीसरे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चौथे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया पाँचवें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छठे, ETH ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड सातवें, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर आठवें, जबकि UCL लंदन बरतानवे नवें और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का 10वां नंबर है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर गालिब अता साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर लम्हा फ़िक्रिया है, कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि हायर एजुकेशन का जो बजट है वो हुकूमत की जानिब से कम करने का फ़ैसला किया गया है, और अब इस तरह की लिस्ट आना जिसमें 300 दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी ना होना, क्या ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? शक ये लम्हा फ़िक्रिया है कि तमाम दुनिया के अंदर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो गवर्नमेंट है वो अपने पूरे बजट का 4% से 6% बल्कि 7% तक स्पेंड करते हैं हायर एजुकेशन के ऊपर। तो पाकिस्तान की हालत ये है कि सन 2018 में पाकिस्तान का जो नेशनल बजट था वो 5,392 बिलियन रुपया था, और इसमें से जो कुछ वो हायर एजुकेशन कमीशन के लिए निकालते थे पैसे, वो तकरीबन 1.2% था नेशनल बजट का। यानी जिन कंट्रीज का नाम अभी आपने लिया नंबर 1 से लेकर बल्कि टॉप 300 जो कंट्रीज हैं उनके बारे में, उन कंट्रीज में 4 से 6% तक बजट है जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, और हमारे यहाँ 1.2% था, और ये स्टैग्नेट कर गया, ये इसके बाद नहीं बढ़ा, और 2024 तक यानी 23-24 तक ये बजट कम होकर 0.48% रह गया। यानी वैसे तो जो हमारा टोटल नेशनल बजट था वो तकरीबन 3 गुना बढ़ा, लेकिन जो हमारा यूनिवर्सिटी का बजट था, हायर एजुकेशन कमीशन को जो बजट दिया गया वो वहीं पे रहा रकम के एतबार से, तो वो सिर्फ 0.48% रह गया हमारे टोटल नेशनल बजट का। तो हैरानी की तो फिर यही होगा कि जहां पर आप यूनिवर्सिटीज को रिसर्च ग्रांट्स नहीं देंगे तो उसके नतीजे में उनकी परफॉर्मेंस सफर करेगी। इसके बावजूद जो पंजाब यूनिवर्सिटी है बजाते खुद अल्हम्दुलिल्लाह इसने ये फास्टेस्ट ग्रोइंग जो यूनिवर्सिटी है जिसने सबसे ज्यादा डेवलप किया है अपनी पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को, ये उनमें शामिल है, बल्कि इसको एक सर्टिफिकेट भी मिला है इसके ऊपर इसी QS स्टैंडिंग के दरमियान में। डॉक्टर साहब, जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर तो मसाइल डेफिनेटली मौजूद हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि फैसिलिटेट किया जाए, वहाँ पर भी जो है वो महंगी एजुकेशन है वो भी अपने इस सेक्टर में जो है वो काम कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि वो भी अपनी जगह बनाने में नाकाम दिखाई देते हैं? जी, उसकी वजह तो साफ है कि जो एजुकेशन है वो जाहिर है इस चीज़ के साथ रिलेटेड है कि मुल्क का डेवलपमेंटल प्लान क्या है। तो हमारे डेवलपमेंट प्लान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। जब तक आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो डेवलपमेंटल प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, और डेवलपमेंट प्लान का एक बाई प्रोडक्ट जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनके अंदर होने वाली रिसर्च है, तो और वो फिर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड होती है। तो ये चीजें आपस में बिल्कुल इन लाइन नहीं है, कोहेरेंट नहीं है, और इनकी कोहेरेंस ना होने की वजह से यानी नेशनल डेवलपमेंट प्लान मौजूद नहीं जिसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान के साथ रिलेट करते हैं, और उसके बाद जो हायर एजुकेशन में होने वाली रिसर्च को इसके साथ इन लाइन आना पड़ता है, लेकिन ये सारी चीजें डिसजॉइंटेड है। तो बहुत सोच और फिक्र की बात है कि हम अपने मुस्तकबिल की तामीर किस बुनियाद पर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, तो हायर एजुकेशन सिस्टम में आपके ख्याल में कौन सी ऐसी इस्लाहात हैं जो कि बेहद ज़रूरी हैं, जो फौरी तौर पर होनी चाहिए? लेकिन जी नंबर एक बात तो ये है कि जो हायर एजुकेशन है उसको नेशनल डेवलपमेंट विजन के साथ जोड़ना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए सन 2050 में हम कहाँ होंगे। पाकिस्तान बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क वो दुनिया में किस जगह के ऊपर खड़ा होगा, तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए। ये काम पॉलिटिकल लीडरशिप का है। जब वो ये वाली बात आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर जितनी भी हुकूमतें बनती हैं वो दावा तो करती हैं कि वो तालीम पर प्रॉपर तवज्जो देंगी और बजट भी मुख्तस करेंगी, लेकिन बदकिस्मती से अमली तौर पर ऐसा हो नहीं पाता। डॉक्टर गालिब अता साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया।
वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं नाजरीन। हैदराबाद के इलाके पेटाबाद गैस सिलेंडर धमाके के मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए हैं, जिसके बाद वाकये में जांबहक अफराद की तादाद इस वक्त 23 हो गई है। जहां गैस सिलेंडर की दुकान में धमाके से 62 अफराद जख्मी हुए थे और 30 मई को यह अफसोसनाक हादसा पेश आया था। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं AMS सिविल अस्पताल कराची डॉक्टर निज़ाम शेख साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या था जो कि हैदराबाद में पेश आया था। अब तक 23 अफराद इसमें जान की बाजी हार चुके हैं। कितने ज़ख्मी अब तक अस्पताल में मौजूद हैं और उनकी हालत कैसी है? मेरे पास सिविल हॉस्पिटल में अभी 3 जो है ना जो है मरीज एडमिट हैं अभी, जिसमें एक मरीज की हालत तशवीशनाक है। बाकी 2 जो पेशेंट हैं उनका बर्न को से एक का जो है अल्लाह आपका भला करे जो है 33% है और एक जो है ना आलिया पेशेंट है उसका 17% बर्न है। डॉक्टर इनिशियली जो है वो कितने अफराद जख्मी हालत में यहाँ पर लाए गए थे? हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में टोटल 23 पेशेंट्स लेके आ गए थे, जिसमें 2 ब्रॉड डेड थे। ठीक है, और बाकी जो है उनकी हालत तशवीशनाक थी जो कि लेकर आए गए थे? बिल्कुल, किसी में मोस्टली इनमें जो है ना 100% बर्न था और उसमें एक जो है ना बदनसीब खानदान जो था उसके 3 थे बच्चे उनके जख्मी हुए थे, जो तीनों ही एक्सपायर हो चुके हैं। तो सिविल अस्पताल में डॉक्टर साहब बर्न्स यूनिट में ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि फौरी तौर पर जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके? 110% जो है ना ये पूरी सिंध का एक वाइड बर्न सेंटर है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग आर अवेलेबल इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी अबाउट बर्न। ठीक है, और एट अ टाइम कितने लोगों को, कितने पेशेंट्स को जो है यहाँ पर तिब्बी इमदाद दी जा सकती है बर्न्स यूनिट में? हमारे पास अभी जो है 45 बेडेड हमारे पास है। इन केस ऑफ इमरजेंसी हम उनको जो है ना 70 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, निज़ाम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कितने ज़ख्मी अफराद वहाँ पर एडमिट हैं और कितनों की हालत तशवीशनाक। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं ज़िशान और बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी इंटरनेट सेंसेशन और मज़ाहिया गुलकार चाहत फ़तेह अली ख़ान के मशहूर गाने बदोबदी जो कि यूट्यूब पर काफ़ी फेमस था और 28 मिलियन व्यूज़ थे, उसे यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, हस्फ कर दिया और कहा है कि कॉपीराइट इश्यूज़ आ रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। इस गाने के हवाले से जो है वो शुरू में ही कहा जा रहा था कि चूँकि ये मैडम नूरजहाँ का गाना था तो इस पर जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक यूट्यूब पर आ सकती है, लेकिन फिर इसके बावजूद जो है वो तकरीबन 2 माह या इससे ज़ायद कुछ वक्त तक इस गाने ने जो है वो तमाम सोशल मीडिया को, ना सिर्फ यूट्यूब को बल्कि दीगर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने हिसार में लिए रखा। चाहत फ़तेह अली ख़ान का ये मशहूर ज़माना गाना अब यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, तो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो इसके क्लिप्स मौजूद हैं गालिबन वही अब सुने जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। और आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।